यहाँ पर संघवाद के अंतर्गत क्या समझा क्या जाना के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, फिर आपको आगे बात करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा के आलेख से उद्धृत निम्नलिखित उद्धरणों को पढ़ें, कहता है। यह आलेख टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 नवंबर 2006 को छपा था। क्या है रामचंद्र गुहा का आलेख? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। अपने दौर में अपने तरीके से इसने राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया था। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आज़ाद होगा तो इस नए देश में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। पर जब सन 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया। विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातनी आस्था की एक ऐसी ही चीज़ भाषा, उसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे? नेहरू, पटेल, राजा जी के मन में यह सवाल कौंध रहा था। बहरहाल भारत की एकता को कमज़ोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगली या भारतीय अथवा तमिल और भारतीय या गुजराती और भारतीय जैसी दो पहचानों के साथ आसानी से जीता। क्या कह रहे हैं? फिर ध्यान दें। बहरहाल भारत की एकता को कमज़ोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने उनकी एकता को मजबूत करने में मदद की। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय, ध्यान दें, एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगली और भारतीय अथवा तमिल और भारतीय या गुजराती, भारतीय जैसी दो पहचानों के साथ आसानी से जीता। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय। अब देखिए, कन्नड़ और भारतीय पूरे देश के लिए। अब कहीं भाषा का तो कोई राज्य का दर्जा नहीं। भारतीय तो किसी भी कोने का हो सकता है। अब कन्नड़ कहें हम, आगे देखते चलिए, विचार करिए। देखिए इस बार ये विवाद सुखद तो नहीं लेकिन उतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते। भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति में बचा लिया। अगर तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वालों की भावनाओं का ख्याल न रखा गया होता तो यहाँ स्थिति कुछ इस प्रकार की होती। क्या होती है? भाषा में देखिए, आगे दे रहे हैं। अपने राज्य या अन्य किसी राज्य का उदाहरण लें जो भाषावार पुनर्गठन में प्रभावित हुआ। यहाँ जो तर्क दिया गया है उसके पक्ष या विपक्ष में उद्धरणों के साथ टिप्पणी लिखे, कह रहे हैं जिस पूरी बात को। अब ये बात हर एक पर विचार करके इस पर चर्चा बाद में करते हैं आगे। अब यहाँ दे रहे हैं इसी तरह की चर्चाओं को लेकर के। श्रीलंका में लोगों के बीच भाषा के विवाद के कारण सामाजिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। इस संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप धारण कर लिया। भारत में 22 भाषाएं हैं। इतनी भाषाएं होते हुए भी सभी भाषाई समुदाय साथ साथ और प्रेम और सद्भावना से रहते आ रहे हैं। तमिलनाडु में अंग्रेजी भाषा पर रोक लगाने से आंदोलन होने लगा। भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण से हमारे देश में एकता और अखंडता और मजबूत हुई है। अब इसके बाद में भारत में विकेंद्रीकरण। हमारा देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाला और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने वाला देश है। संपूर्ण विश्व में इसे अच्छे लोकतंत्र के उदाहरण के रूप में माना जाता है या जाना जाता है। भारत जैसा विशाल देश में केवल द्विस्तरीय शासन व्यवस्था से ही काम काज सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकता।
भारत के कई राज्य यूरोप के कई स्वतंत्र देशों में से भी बड़े हैं। कई ऐसे राज्य भी हैं जिनकी अपनी अलग संस्कृत और पहचान है। इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकृत होना नितांत आवश्यक है। जब केंद्र और राज्य सरकार की कुछ शक्तियों की स्थानीय सरकारें, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, न्यायपालिका आदि को दिया जाता है तो यह स्थित सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाती है। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत में स्थानीय स्तर पर कई ऐसे मुद्दे व समस्याएं हैं जिनका समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सकता है। वस्तुतः लोगों को अपने क्षेत्रों की अच्छी समझ होती है और उन्हें पता होता है कि मूल समस्या क्या है। सत्ता के विकेंद्रीकरण द्वारा स्थानीय लोगों को निर्णयों में सीधे भागीदारी बनाना संभव हो पाता है। इससे सामान्य लोगों की लोकतंत्र में भागीदारी की आदत पड़ती है। लोकतंत्र के लिए यह आदर्श स्थित है। विकेंद्रीकरण का स्वरूप क्या है? भारत की नीति नेताओं ने विकेंद्रीकरण के महत्व को समझा। संविधान में इसके लिए भिन्न प्रावधान कर गांवों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और शहरों में नगर पालिकाओं आदि की स्थापना की। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को और मजबूत और प्रभावी बनाने हेतु सन 1952 में संविधान संशोधन कर बड़ा कदम उठाया गया, जिसके अंतर्गत निम्न की व्यवस्था की गई। क्या? स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। सेकंड, निर्वाचित स्वशासी निकायों में सदस्यों और पदाधिकारियों के पदों हेतु अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए उपयुक्त सीटें आरक्षित हैं। महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए भी उपयुक्त संख्या में सीटें आरक्षित हैं। प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। यह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों के कुछ भाग उपयुक्त स्थानीय स्वशासन निकायों को देना पड़ता है ताकि वे समस्त कार्य सुचारू रूप से कर सकें। अब ग्राम पंचायत, खंड विकास, जिला परिषद, नगर पालिका व नगर निगम, ये क्या है? ये हमारे स्थानीय निकाय हैं और स्थानीय निकायों को भी 3 भागों में, कैसे? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के आधार पर बांटा गया है। तो यहाँ पर जो बांटा गया है इसको अगले दिन हम पढ़ाएंगे। एक साल आप पढ़ के आइए, फिर बात करेंगे बाद में। धन्यवाद।